तो आइए आज हम चर्चा करते हैं संविधान की प्रस्तावना के बारे में। इसको थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए, सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था। उसके उपरांत कई अन्य देशों ने इसे अपनाया, जिनमें भारत भी शामिल है। प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। ठीक है, इसमें संविधान का सार होता है। सार मतलब एक संक्षिप्त वर्णन, पूरे संविधान का निचोड़। प्रख्यात न्यायविद व संवैधानिक विशेषज्ञ। प्रख्यात न्यायविद मतलब कानून को जानने वाले, एक बहुत ही नामी, और संवैधानिक विशेषज्ञ, संविधान की जानकारी रखने वाले। एन ए पालकीवाला ने प्रस्ताव को संविधान का परिचय पत्र कहा है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा बनाए और पेश किए गए एवं संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया, जिसने इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द सम्मिलित किए। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है परीक्षा के दृष्टिकोण से कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन के समय 1976 में जो हुआ उसमें जोड़ा गया। आगे देखते हैं संविधान के प्रस्तावना की विषय वस्तु। इसको देखेंगे। अपने वर्तमान स्वरूप में प्रस्तावना को इस प्रकार पढ़ा जाता है। कहीं भी सभा समूह जहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो, अगर वहाँ पे या कोई भी व्यक्ति कहीं पे जब प्रस्तावना को पढ़ता है तो प्रस्तावना में क्या क्या लिखा है, उसको किस तरह से पढ़ा जाता है, उसको देखते हैं। चलिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक, आप जिस वक्त, देखिए यहाँ एक बात है, आप जिस वक्त ये प्रस्तावना पढ़ा जाता है उसी का डेट लिया जाता है। यहाँ पर 26 नवंबर 1949 लिया गया है। ठीक है, तो इसको ऐसे यहाँ, क्योंकि ये उस टाइम पे लिखा गया तो उस टाइम के हिसाब से बनाया गया। आदमी इसको जिस वक्त पढ़ता है ना, कोई भी नागरिक, तो उसी टाइम उस डेट को यहाँ पे मेंशन किया जाता है। अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्ममार्पित करते हैं। इस तरह से प्रस्तावना को पढ़ते हैं। प्रस्तावना में इतने सारे शब्द हैं, क्या क्या व्यक्ति नागरिक के लिए इसमें करना है, राष्ट्र के लिए करना है, वो सब इसमें मेंशन है। इसीलिए इसको संविधान का सार कहा गया है। संविधान का सार मतलब संविधान का निचोड़, पूरे संविधान का निचोड़ डाला हुआ है यहाँ पर। प्रस्तावना के तत्व। प्रस्तावना में 4 मूल तत्व हैं। कौन कौन? संविधान के अधिकार का स्रोत। प्रस्तावना कहती है कि
संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है, मतलब शक्ति प्राप्त करता है। दूसरा, भारत की प्रकृति यह घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। संविधान के उद्देश्य। तीसरा, इसके अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व संविधान के उद्देश्य हैं। चौथा, संविधान लागू होने की तिथि यह 26 नवंबर 1949 की तिथि का उल्लेख करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रस्तावना में मुख्य शब्द। प्रस्तावना में जो कुछ शब्द हैं उनको समझना है थोड़ा विस्तार से कि आखिर उस शब्द का क्या मतलब है, क्या मायने है उस शब्द का। प्रस्तावना में कुछ मुख्य शब्दों का उल्लेख किया गया है। ये शब्द हैं संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व। इनका विस्तार से उल्लेख जो है हम नीचे देखेंगे अभी एक एक करके। सबसे पहला शब्द आया है संप्रभुता। इसका क्या मतलब है उसको जानते हैं। संप्रभु शब्द का आशय है कि भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। संप्रभु शब्द का मतलब है कि भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। डोमिनियन मतलब किसी भी देश का ये मतलब पार्ट नहीं है, छोटा सा पार्ट नहीं है। ऐसा देश नहीं है कि ये किसी के आधिपत्य से यहाँ शासन चल रहा हो, कंट्रोल कोई और कर रहा हो। नागरिक यहाँ का है पर यहाँ के नागरिक को कोई और कंट्रोल कर रहा हो। जी नहीं, ये ऐसा देश है जो यहाँ के नागरिक ही यहाँ की शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं, उन्हें चुनकर भेजते हैं। ये मतलब है। इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है। यह अपने मामलों, आंतरिक व बाहरी दोनों, यह अपने मामलों का निवारण, यहाँ लिखा हुआ है निहतारण, स्टैंडर्ड शब्द, यह अपने मामलों का निहतारण करने के लिए स्वतंत्र है। मतलब निवारण, निपटारा करने के लिए स्वतंत्र है। यद्यपि, हालांकि, इसका मतलब होता है हालांकि, वर्ष 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार करते हुए ब्रिटेन को इसका प्रमुख माना। तथापि मतलब जबकि संविधान से अलग यह घोषणा किसी भी तरह से भारतीय संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती है। इसी प्रकार भारत की संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता उसकी संप्रभुता को किसी मायने में सीमित नहीं करती है। ठीक है, कह रहा है कि 1949 में भारत राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार की करते हुए ब्रिटेन को इसका प्रमुख माना, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि ब्रिटेन जो है हमारी मामलों में हस्तक्षेप करेगा। हम बिल्कुल संप्रभु हैं, हम सेल्फ डिपेंडेंट हैं, किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का भी सदस्य है, तो वहाँ भी हम संप्रभु देश हैं अपने आप में, हमें किसी पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। या ऐसा नहीं है कि हमने सदस्यता ले ली तो हमारे मामलों में कोई दखल करेगा। जी नहीं। एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत किसी विदेशी सीमा अधिग्रहण अथवा किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा के किसी हिस्से पर से दावा छोड़ सकता है। ठीक है, एक संप्रभु राज्य होने के नाते, देश होने के नाते किसी विदेशी सीमा अधिग्रहण अथवा किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा के किसी हिस्से पर से दावा छोड़ सकता है। ठीक है, मतलब कोई हमारे हिस्से को, ज़मीन को अधिग्रहित कर ले या हमारी सीमा के साथ किसी का कोई विवाद हो तो वहाँ पर हम अपना दावा ठोक सकते हैं। दूसरा शब्द है समाजवादी। ठीक है, वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन से पहले भी
भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में समाजवादी लक्षण मौजूद थे। दूसरे शब्दों में, जो बात पहले संविधान में अंतर्निहित थी उसे स्पष्ट रूप से जोड़ दिया गया और फिर कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी स्वरूप को स्थापित करने के लिए 1955 में अवार्डी सत्र में एक प्रस्ताव पारित कर उसके अनुसार कार्य किया। ठीक है, यह बात ध्यान देने योग्य है कि भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी समाजवाद है। लोकतांत्रिक समाजवाद और साम्यवादी समाजवाद में ज़्यादा अंतर नहीं है, इसलिए यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है। दोनों एक जैसे लगते हैं। ही कहा गया भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी समाजवाद, जिसे राज्य आश्रित समाजवाद भी कहा जाता है, जिसमें उत्पादन और वितरण के लिए सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल है। लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है। यहाँ सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के साथ साथ मौजूद रहते हैं। जहाँ सार्वजनिक व निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद रहते हैं, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय कहता है। ये थोड़ा आगे देखते हैं, इतना दूर पहले समझ लेते हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद और साम्यवादी समाजवाद। साम्यवादी समाजवाद कहता है कि हर एक जो चीज़ है वो सरकार के हाथ में होना चाहिए। ठीक है, वो पूंजीवाद का विरोध करता है, लेकिन लोकतांत्रिक समाजवाद में दोनों होते हैं। यहाँ पर सभी संसाधनों का राष्ट्रीयकरण नहीं होता, कुछ का राष्ट्रीयकरण होता है, कुछ निजी हाथों में होती है, जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। वैसा सिस्टम यहाँ है। लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है, जहाँ सार्वजनिक व निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद रहते हैं। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय कहता है, लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करना है। भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है, जिसमें गांधीवादी समाजवाद की ओर ज़्यादा झुकाव है। कभी हम किसी अगले वीडियो में मार्क्सवाद और गांधीवाद पर भी विचार करेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे। अभी फ़िलहाल हम इसे देख रहे हैं तो इसे ही देखते हैं। उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नई आर्थिक नीति, जो कि 1991 में आया था, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, जिसे ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, मनमोहन सिंह इसको लाए थे जब मंदी हो गया था ना वर्ल्ड में, तो उस दौरान भारत को मंदी से बचाने के लिए चिल्लाया गया था। वही कह रहा है। उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की आर्थिक जो नई नीति 1991 में आई, इसने हालांकि भारत के समाजवादी प्रतिरूप को थोड़ा लचीला बनाया है। अब अगला शब्द है धर्मनिरपेक्ष। तीसरा शब्द है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है, इसको समझते हैं। धर्मनिरपेक्ष शब्द को भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने भी 1974 में कहा था। यद्यपि धर्मनिरपेक्ष राज्य शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया था, तथापि इसके बावजूद इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान के निर्माता ऐसे ही राज्य की स्थापना करना चाहते थे, धर्मनिरपेक्ष राज्य की। ठीक है, इसलिए संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जोड़े गए हैं। कह रहा है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या परिभाषा होगा,
स्पष्ट रूप से संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान निर्माताओं ने एक ऐसे ही राज्य की कल्पना की थी संविधान लिखते वक्त। इसीलिए उन्होंने अनुच्छेद 25 से 28 तक संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया है वो उन्होंने जोड़े थे। आगे, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की सभी अवधारणाएं विद्यमान हैं, अर्थात हमारे देश में सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। मतलब धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या हुआ? अगर हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है तो सरकार यहाँ के सभी धर्मों का सम्मान करेगी और उनके साथ भेदभाव नहीं करेगी, सबको समान समर्थन देगी अपना सरकार। ठीक है, चलिए अगला शब्द है हमारा लोकतांत्रिक। प्रस्तावना में देखे थे लोकतांत्रिक का मतलब क्या है? संविधान की प्रस्तावना में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। यह प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथों में हो। लोकतांत्रिक देश का मतलब क्या होता है? एक ऐसा देश, एक ऐसा राज्य जिसकी संपूर्ण शक्ति वहाँ की जनता के हाथ में हो। जो भी व्यक्ति वहाँ उस देश का शासन चलाएगा वो जनता के द्वारा चुना हुआ होना चाहिए, जनता के मतों के अनुसार होना चाहिए, जिसको जनता मानती हो कि हाँ ये हमारा शासक है। चलिए, शासक जैसे हाँ प्रधानमंत्री होता है, एमपी, विधायक, ये सब चुन के जाते हैं, इसकी बात हो रही है। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है। आगे दिख रहे हैं, लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड में। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में 4 मुख्य औजार हैं। इनके नाम हैं परिपृच्छा, रेफरेंडम, पहल, इनिशिएटिव, प्रत्यावर्तन या प्रत्याशी को वापस बुलाना, रिकॉल, तथा लास्ट चौथा कौन है? जनमत संग्रह, प्लेबिसाइट। ठीक है, जनमत संग्रह। दूसरी ओर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और सरकार चलाते हुए कानूनों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि ही लोकतांत्रिक व्यवस्था का संचालन करते हैं। ठीक है, इसलिए इसे प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। यह 2 प्रकार का होता है, संसदीय और राष्ट्रपति के अधीन। अच्छा, अब जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है ये भी 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है संसदीय और एक होता है राष्ट्रपति के अधीन। ठीक है, भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है। भारतीय संविधान में प्रतिनिधि लोकतंत्र है, लेकिन प्रतिनिधि लोकतंत्र में से कौन सा लोकतंत्र? प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र है। ठीक, जिसमें कार्यकारिणी अपनी सभी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह हैं। वयस्क मताधिकार, सामयिक चुनाव, कानूनों की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता व भेदभाव का अभाव भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण के स्वरूप हैं। संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल बृहद रूप से किया गया है, जिसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है। एकदम धीरे धीरे स्पष्ट रूप से समझते हुए चलेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं।
इस आयाम पर डॉक्टर अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में दिए गए अपने समापन भाषण में विशेष बल देते हुए कहा था। क्या कहा था? चलिए देखते हैं उन्हीं के शब्दों में। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है? अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। इसका अर्थ है वह जीवन शैली जो स्वाधीनता, समानता तथा भ्रातृत्व मतलब भाईचारा को मान्यता देती हो। स्वाधीनता, समानता और भ्रातृत्व के सिद्धांतों को अलग से एक त्रयी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ये आपस में मिलकर एक त्रयी, माने 3 शब्द कहा गया ना, तो एक त्रयी की रचना इस अर्थ में करते हैं कि यदि इनमें से एक को भी अलग कर दिया जाए तो लोकतंत्र का उद्देश्य ही पराजित हो जाता है। ठीक है, कौन कौन सा चीज़ है? स्वाधीनता, समानता और भ्रातृत्व। ये 3 चीज़, स्वाधीनता, समानता और भ्रातृत्व, इनमें से यदि एक चीज़ को भी अलग कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो लोकतंत्र का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं होता, पराजित हो जाता है, लोकतंत्र हार जाता है। स्वाधीनता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता और समानता को स्वाधीनता से अलग नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार स्वाधीनता और समानता को भ्रातृत्व या इसको बंधुत्व भी कहिए, बंधुत्व से भी अलग नहीं किया जा सकता। समानता के अभाव में स्वाधीनता के कुछ का आधिपत्य अनेक पर स्थापित होने की स्थिति बनेगी। कह रहा है कि समानता मतलब बराबरी, समानता के अभाव में स्वाधीनता से कुछ का आधिपत्य अनेक पर आधिपत्य होने की स्थिति बनेगी। समानता अगर नहीं होगा तो जो स्वाधीनता है, स्वाधीनता मतलब एक अपना होता है ना, बहुत स्वाधीन आदमी है, किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं पड़े, ऐसा एक आदमी को अधिकार दिया जाए। वही कह रहा है, समानता के अभाव में स्वाधीनता से क्या होगा? स्वाधीनता से कुछ का जो आधिपत्य है, कुछ लोगों का जो आधिपत्य होगा वो अनेक लोगों पर स्थापित होने की स्थिति बनेगी। समानता बिना स्वाधीनता के व्यक्तिक पहल अथवा उद्यम को समाप्त कर देगी। इसी संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने 1997 में व्यवस्था दी, क्या? कि संविधान एक समत्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का लक्ष्य रखता है, समत्वपूर्ण सबके लिए, जिससे कि प्रत्येक नागरिक को भारत गणराज्य के सामाजिक सर्व आर्थिक लोकतंत्र में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान किया जा सके। अगला शब्द है गणतंत्र। अब थोड़ा इसको देखेंगे, ठीक है। चलिए, गणतंत्र जो शब्द आया है प्रस्तावना में, इसका क्या अर्थ है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, राजशाही और गणतंत्र। कह रहा है कि एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को 2 भागों में बांटा जा सकता है, 2 वर्गों में बांट सकते हैं, राजशाही और गणतंत्र। राजशाही व्यवस्था में राज्य का प्रमुख आमतौर पर राजा या रानी होता है। उत्तराधिकारिता के माध्यम से पद पर आसीन होता है, जैसा कि ब्रिटेन में। वहीं गणतंत्र में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुन कर आता है, जैसे अमेरिका। ठीक है। कह रहा है कि एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, राजशाही और गणतंत्र। राजशाही का प्रमुख कौन होता है? आमतौर पर राजा या रानी होता है। वो कैसे बनते हैं? उत्तराधिकार के माध्यम से,
जो ये तो आप समझ रहे होंगे अच्छे से कि उत्तराधिकार क्या होता है। जैसे कोई राजा बना, फिर उसका कैसे बनता था पहले, किसी कोई राजा बना उसके खानदान के ही लोग बनते जाते थे ऐसे, जैसा कि ब्रिटेन में है, एग्जाम्पल भी है, जैसा कि ब्रिटेन में वैसा ही चलता है। वहीं गणतंत्र में राज्य प्रमुख हमेशा, वहीं गणतंत्र में क्या होता है, जो राष्ट्र प्रमुख होते हैं, राज्य प्रमुख होते हैं, वो हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुन कर आता है, जैसे कि अमेरिका में। इसीलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ यह है कि भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है। उसका चुनाव 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ठीक है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। गणतंत्र के अर्थ में 2 और बातें शामिल हैं। पहली यह कि राजनैतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में होने के बजाय लोगों के हाथ में होती है, और दूसरी किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति। कोई भी ऐसा वर्ग नहीं होगा जिसको ज़्यादा विशेषाधिकार दिया जाएगा, ये यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। ये इसीलिए इसको अनुपस्थिति लिखा है यहाँ पर। इसीलिए हर सार्वजनिक कार्यालय बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला होगा, ये कहा गया भारतीय संविधान में। चलिए अब छठा शब्द को देखते हैं। एक शब्द आया है न्याय। ठीक है, तो इसका क्या मायने है, इसका थोड़ा देखते हैं इसको। प्रस्तावना में न्याय 3 भिन्न रूपों में शामिल है। प्रस्तावना में न्याय 3 भिन्न अलग अलग रूपों में शामिल है, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। इनकी सुरक्षा मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न उपबंधों के जरिए की जाती है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 तरह का न्याय है, शामिल है प्रस्तावना में। इनकी सुरक्षा मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक के सिद्धांतों के विभिन्न उपबंधों के जरिए की जाती है। उपबंधों मतलब विभिन्न अनुच्छेदों, आर्टिकल जो दिया गया उसके माध्यम से की जाती है। अब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है उसको तीनों को अलग अलग समझते हैं। सामाजिक न्याय का अर्थ है हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना किसी भेदभाव के समान व्यवहार किए जाएंगे। इसका मतलब है समाज में किसी वर्ग विशेष के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति और अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं की स्थिति में सुधार। ठीक है, मतलब किसी विशेष वर्ग या जाति को अधिकार नहीं दिया जाएगा, सर्वे सर्वा नहीं माना जाएगा, कोई विशेष अधिकार किसी के लिए नहीं होगा। और दूसरा है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं की स्थिति जो खराब है उस पे भी काम किया जाएगा, उसको भी सुधारा जाएगा, उनको भी सबके बराबर लाया जाएगा, सब एक समान होंगे समाज में। अब है आर्थिक न्याय का अर्थ है कि आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें संपदा, आय व संपत्ति की असमानता को दूर करना भी शामिल है। सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का मिला जुला रूप अनुपाती न्याय को परिलक्षित करता है, दर्शाता है। ठीक है, दोनों को मिला दिया जाए तो ये अनुपाती न्याय का एक रूप बन जाता है, अनुपाती न्याय कह देते हैं इसको। अब अगला है राजनीतिक न्याय का अर्थ है। राजनीतिक न्याय, तो राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वो राजनीतिक
दफ्तरों में प्रवेश की बात हो अथवा अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार हो। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के इन तत्वों को 1917 में जो रूसी क्रांति हुआ वहाँ से लिया गया है। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक जो न्याय है तीनों, उसको कहाँ से लिया गया है? 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। अगला शब्द क्या है? स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता का अर्थ है लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति तथा साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना। यहाँ अनुपस्थिति का मतलब है कि लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होगी। ये सारी चीज़ें यहाँ पर अनुपस्थित हैं, मतलब यहाँ पर लागू नहीं है। तथा साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना। ठीक है, मौका देना। प्रस्तावना हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारों के जरिए अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुरक्षित करती है। इनके हनन के मामले में कानून का दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है। जैसा कि प्रस्तावना में कहा गया है कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफलतापूर्वक चलाने के लिए स्वतंत्रता परम आवश्यक है। प्रस्तावना में कहा गया है कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफलतापूर्वक चलाने के लिए स्वतंत्रता जो है परम आवश्यक है। हालांकि स्वतंत्रता का अभिप्राय यह नहीं है कि हर व्यक्ति को कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया हो। स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखी सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है। संक्षेप में कहा जाए तो प्रस्तावना में प्रदत्त स्वतंत्रता एवं मौलिक अधिकार शर्त रहित नहीं है। यह कहने का मतलब है कि स्वतंत्रता तो दिया गया है देश के नागरिकों को, लेकिन वो स्वतंत्रता उसी सीमा में होगी, उसी दायरे में होगी जितना कि संविधान में लिखा गया है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि किसी व्यक्ति को कुछ भी करने की स्वतंत्रता दी गई है, कुछ भी करने का लाइसेंस दे दिया गया है। जी नहीं, स्वतंत्रता है, लेकिन ये शर्त रहित नहीं है, यानी कि इसमें शर्तें भी हैं। ठीक है, हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में। 1789 से 99 तक चला था। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई, वहीं से इन चीज़ों को लिया गया, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को। अब देखिए 8वां शब्द क्या है? अगला शब्द है समता। ठीक है, समता का क्या अर्थ है इसको थोड़ा समझते हैं ठीक से। चलिए, समता का अर्थ है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति। समता का अर्थ है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेष अधिकार नहीं होगा और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने के उपबंध होंगे। उपबंध है मतलब नियम होंगे, अनुच्छेद उसके लिए बनाया गया, उसी को उपबंध कहा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को स्थिति और अवसर की समानता प्रदान करती है। इस उपबंध में समता के 3 आयाम शामिल हैं: नागरिक, राजनीतिक एवं आर्थिक। मौलिक अधिकारों पर निम्न प्रावधान नागरिक समता को सुनिश्चित करते हैं। मौलिक अधिकारों पर निम्न प्रावधान नागरिक समता को सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, जो मौलिक अधिकार दिया गया संविधान में भारत के नागरिकों को, वो क्या क्या हैं और किस अनुच्छेद में दिए गए हैं समता के अधिकार के लिए, थोड़ा देखते हैं। चलिए, पहला, विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 14 में दिया गया है। विधि के समक्ष समता, विधि मतलब कानून के समक्ष, समता मतलब होता है बराबरी, बराबर, सब बराबर। तो कानून के समक्ष सब बराबर, कानून के सामने सब बराबर, अनुच्छेद 14 में कहा गया है। धर्म, जाति
लिंग या जन्म स्थान के आधार पर मूल वंश निषेध। ठीक है, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, यह अनुच्छेद 15 में कहा गया है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता अनुच्छेद 16 में कहा गया है। लोक नियोजन मतलब जैसे लोक नियोजन हो गया आपको रोजगार, नौकरी, एग्जाम, ठीक है, इन सब चीज़ों में अवसर की समता होगी। कोई भी तरह का देश सरकारी पद जो है देश में, उसके लिए। अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत, पहले छुआछूत भारत में हावी था, तो अनुच्छेद 17 में कह दिया गया कि छुआछूत कानूनी जुर्म है, इसे जो भी मानेगा उसे दंडित किया जाएगा, उसके लिए धाराएं बनी हुई है। अस्पृश्यता का अंत। उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18 में कहा गया है उपाधियों का अंत। जैसे आज़ादी से संविधान लागू होने से पहले बहुत सारी उपाधियां लोग रखते थे, अपने नाम में लगाते थे, राय बहादुर, तो नवाब, ये वो ऐसा करके कुछ, तो उनको ख़त्म कर दिया गया। अनुच्छेद 18 में कहा गया है कोई भी व्यक्ति कोई भी उपाधि अपने साथ नहीं लगा सकती है। हाँ, कुछ अपवाद है, जैसे सेना वेना में होता है कि लेफ्टिनेंट ये वो ऐसा करके, तो कुछ चीज़ों को छोड़ करके जिनको सरकार मान्यता देती है बस वही वैध होंगे, बाकी कोई अपने नाम के साथ उपाधि नहीं लगा सकता बिना सरकार की अनुमति के। ठीक है, संविधान, इन सब चीज़ों को हम काफ़ी डिटेल से समझेंगे, अनुच्छेद 14 को डिटेल से समझें। एक एक अनुच्छेद, खास करके जो मौलिक अधिकार हैं हमारे भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक, उन एक एक अनुच्छेद को हम डिटेल से खोल कर देखेंगे। यहाँ हम शॉर्टकट में देख रहे हैं कि जो समता, बराबरी, समानता का जो अधिकार दिया गया है वो किन किन अनुच्छेदों में क्या क्या कहा गया है, बस एक संक्षिप्त परिचय है। चलिए आगे। संविधान में 2 ऐसे उपबंध हैं जो राजनीतिक समता को सुनिश्चित करते प्रतीत होते हैं। प्रथम है कि धर्म, जाति, लिंग अथवा वर्ग के आधार पर किसी भी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने के अयोग्य करार नहीं दिया जाएगा। ये बात कहा गया अनुच्छेद 325 में कि ऐसा नहीं होगा कि धर्म, जाति, लिंग अथवा वर्ग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल नहीं होने दिया जाए या उसको अयोग्य बता दिया जाए, ऐसा नहीं कर सकते हैं आप, अनुच्छेद 325 में कहा गया। और दूसरा क्या है, लोकसभा और विधानसभाओं के लिए वयस्क मताधिकार का मतदान का प्रावधान 326 अनुच्छेद में लिखा गया है। लोकसभा और विधानसभा के लिए वयस्क मतदान मतलब अगर आपकी उम्र 18 प्लस है तो आप वयस्क माने जाएंगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 39 में लिखा हुआ है। नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 39 के तहत महिला तथा पुरुष को जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन और समान काम के लिए समान वेतन के अधिकार को सुरक्षित करते हैं। ठीक है, अगला शब्द आता है बंधुत्व। थोड़ा इसको समझ लेते हैं। बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना। संविधान एकल नागरिकता के एक तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 के क, मौलिक कर्तव्य भी कहते हैं कि यह हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय अथवा वर्ग विविधताओं के ऊपर उठकर सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करेगा। मतलब नागरिकों का ये कर्तव्य मौलिक कर्तव्य में कहा गया है अनुच्छेद 51 के क में कि भारतीय नागरिकों का एक कर्तव्य होगा कि वह धार्मिक, भाषाई अथवा क्षेत्रीय इन सब विचारधाराओं से या फिर वर्ग, अलग अलग वर्ग से आते हैं, तो इन सब चीज़ों को
बीच में नहीं लाएंगे, इन सब चीज़ों के आधार पर आपस में दुश्मनी, आपस में झगड़ा नहीं करेंगे, इनसे ऊपर उठकर आपस में भाईचारे की माहौल की भावना को प्रोत्साहित करेंगे, बढ़ावा देंगे, भाईचारे के साथ रहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रस्तावना कहती है कि बंधुत्व में दो बातों को सुनिश्चित करना होगा। प्रस्तावना कहती है कि बंधुत्व में दो बातों को सुनिश्चित करना होगा। पहला, व्यक्ति का सम्मान, और दूसरा, देश की एकता और अखंडता। अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। संविधान सभा की प्रारूप समिति के एक सदस्य के.एम. मुंशी के अनुसार व्यक्ति के गौरव का अर्थ है कि संविधान न केवल वास्तविक रूप में भलाई तथा लोकतांत्रिक तंत्र की मौजूदगी सुरक्षित करता है, बल्कि यह भी मानता है कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र है। ठीक है, इस पर किसी व्यक्ति के गौरव को सुनिश्चित करने वाले मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के कुछ प्रावधान बल देते हैं। इसके अलावा मौलिक कर्तव्यों में कहा गया है कि भारत के हर नागरिक की यही जिम्मेदारी होगी कि वह स्त्री के गौरव को ठेस पहुंचाने वाली किसी भी हरकत का त्याग करें और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। देश की एकता और अखंडता पद में राष्ट्रीय अखंडता के दोनों मनोवैज्ञानिक और सीमाई आयाम शामिल हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का वर्णन राज्यों के संघ के रूप में किया गया है, ताकि यह बात स्पष्ट हो जाए कि राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। इससे भारतीय संघ की बदली न जा सकने वाली प्रकृति का परिलक्षण होता है। इस बात से क्या स्पष्ट होता है कि इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय संघ बदली नहीं जा सकती है। ठीक, संघ मतलब भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, जितने भी राज्य हैं उनका एक मिला जैसे 5 अंगुलियां हैं और पांचों मिल करके अगर एक मुट्ठी बन जाए तो उसी तरह से है, सभी राज्य मिल करके एक देश बने हैं और अगर कोई राज्य चाहे तो उससे अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, ये स्पष्ट कह दिया गया है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय अखंडता के लिए बाधक सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद इत्यादि जैसी बाधाओं पर पार पाना है। ठीक है, इन सब चीज़ों पर लगाम लगाना है। सांप्रदायिकता को बढ़ावा, क्षेत्रवाद को बढ़ावा, जातिवाद को बढ़ावा, भाषावाद को बढ़ावा इत्यादि जैसी जो देश में बाधाएं उत्पन्न कर सकती है विकास के माहौल में, उन सब चीज़ों पर रोक लगाना है। प्रस्तावना का महत्व। इसको आगे देखेंगे अब हम किसी अगले वीडियो में, प्रस्तावना का क्या महत्व है। आज हमने प्रस्तावना में जो भी शब्द आए हैं समझने के लायक हैं, कुछ शब्द हैं अच्छे अच्छे, उनका क्या मतलब है सही मायने में, उनको हमने एक संक्षिप्त और थोड़ी विस्तार में भी उनको देखा। धन्यवाद।